लोग इसके पहले के लेक्चर में डिस्कस किए हुए थे कि सोल्यूशन क्या है, यानी विलियन क्या है, विलियन कैसे आप फील करोगे, विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में हमने कल आउटलाइन आपको दिया था। लेकिन हमने कल के लेक्चर में, यानी इसके पहले का जो लेक्चर था, उसमें ये बात आपको बताई थी कि मास परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशतता कैसे निकाला जाएगा, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकाला जाएगा। इसके लिए हमने आपको हिंट किया हुआ था, शायद आपको याद हो। तो आइए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए, जब आयतन प्रतिशतता की बात आपसे की जाएगी तो आप क्या करोगे, पूरे विलयन का आयतन 100 मिलीलीटर मानोगे। कितना? 100 मिलीलीटर। और उस 100 मिलीलीटर विलयन में आपको ध्यान रखना होगा विलेय का कितना आयतन है, विलेय का आयतन कितना है। तो अब यहां आप कर सकते हो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन। ठीक, विलेय का आयतन विलयन की क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशतता कहलाती है। फिर से एक बार सुन लें, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन उस विलयन का या विलेय का आयतन प्रतिशतता कहलाती है। तो इसको अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो आराम से। क्या लिख सकते हो? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का आयतन, विलयन की आयतन, विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये हो गया, देखो इसका परिभाषा, इसका जो आप डेफिनेशन करते हो वो आपके पास आ गया। अब इसमें इसको अगर हम फार्मूले में बदलें तो फार्मूले में आपके द्वारा ये बदला जा सकता है। कैसे? आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन, विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये आपके पास आ जाएगा वो फॉर्मूला जिसका आप प्रयोग करके क्या निकाल सकते हो? विलयन की प्रतिशतता, या मैंने आपको बताया था कि विलेय की प्रतिशतता आपके द्वारा निकाली जा सकती है। बात समझ गए होंगे। अब जैसे आयतन प्रतिशतता निकाला है, ऐसे ही एक होता है द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता। यानी यहीं पर द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता की बात होगी। द्रव्यमान आयतन का मतलब हो गया कि विलेय का क्या लेंगे आप? द्रव्यमान लेंगे। और विलयन का क्या लेंगे आप? आयतन लेंगे। इसे हम कहते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के नाम से इसको जानते हैं। तो यहां पर अब आपका ये दूसरा जो टॉपिक आप लेंगे वो हो जाएगा
द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये आपका, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि विलेय का हमें क्या चाहिए, विलेय का हमें द्रव्यमान चाहिए। तो आपको ध्यान क्या रखना होगा, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान क्या कहलाता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, प्रतिशतता कहलाता है। ये हो गया आपका अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो यहां पर कैसे निकाला जाएगा, तो मास परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान, इसमें ग्राम में, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में डिवाइडेड बाई विलयन का आयतन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये शर्त रहेगा, ये ml, ये ml में मल्टीप्लाइड बाई 100। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता को आपके द्वारा आराम से कैलकुलेट किया जा सकता है, आप ठीक कर सकते हो। तो अब देखो, जब आपके पास आयतन प्रतिशतता आ गया, द्रव्यमान प्रतिशतता आ गया, तो इसी चीज को आप सभी लोग चाहो तो और छोटी इकाई में बदल सकते हो, और छोटे मात्रक में बदल सकते हो, जिसको कहते हैं हम लोग पार्ट पर मिलियन, पीपीएम के नाम से जानते हैं। तो पार्ट पर मिलियन की बात अगर आप करोगे, पार्ट पर मिलियन में भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, यानी कि सूक्ष्म सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हम सभी लोग पार्ट पर मिलियन का प्रयोग करते हैं, पार्ट पर मिलियन का प्रयोग किया जाता है। तो अगला जो हमारा होगा वो कहलाएगा पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, पीपीएम, ये आपका टॉपिक। तो पार्ट पर मिलियन का मीनिंग क्या है, इसको आपको केवल बहुत सिंपल तरीके, जैसे वहां पर बताया मैंने कि 100 ग्राम लेना है, 100 ml लेना है, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पर 10 के पावर 6 पार्ट में, यानी विलयन के 10 के पावर 6 पार्ट में उपस्थित विलय की मात्रा, वो भी कितने ग्राम में, द्रव्यमान की बात हो, पार्ट पर मिलियन के रूप में उससे हम व्यक्त करेंगे। तो आप लिख सकते हो, किसी विलयन के 10 के पावर 6 भाग में उपस्थित विलेय का ग्राम में द्रव्यमान को पीपीएम कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। ये आपको देखो यहाँ पर ये सिंपल सी बात आपके पास आ गई। तो अब इसको कैसे लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे पीपीएम बराबर हो जाएगा
विलेय का ग्राम में द्रव्यमान डिवाइडेड बाई विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 6, मल्टीप्लाइड बाई 10 के पावर 6, ये आपको उपयोग करना है। इस तरीके से आप सभी लोग पार्ट पर मिलियन को परिभाषित कर सकते हो कि पार्ट पर मिलियन क्या होता है। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपने महसूस किया होगा, इसके पहले का लेक्चर आपने अगर स्टडी किया होगा, इसके पहले के लेक्चर को आपने समझा होगा, तो आप आराम से यहाँ पर ये बता सकते हो कि ये पार्ट पर मिलियन की कहानी आपके सामने क्या हो सकती है। पार्ट पर मिलियन क्या है, द्रव्यमान प्रति आयतन प्रतिशतता क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, ये आराम से आपके द्वारा कोई भी न्यूमेरिकल होगा वो सॉल्व किया जा सकता है। अब इन कहानी को अगर हम थोड़ा सा सांद्रता के सापेक्ष और बात करें तो आपको ले चलते हैं एक नए विचार पर, नए विचारधारा पर, नए तरीके के सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके पर, जिसे हम कहते हैं मोल प्रभाज, या हम उसको कहते हैं दूसरा है कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता। एक है आपका मोलरता जिसको मोलरिटी कहते हो, एक है आपका मोललता जिसको मोलैलिटी कहते हो। ये सभी टॉपिक के बारे में वन बाय वन हम लोग डिस्कशन में लाएंगे। तो अभी हम अगला जो टॉपिक लेने चल रहे हैं वो हमारा है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज हमारा ये, तो इसको हम लोग कहेंगे मोल फ्रैक्शन। ठीक है, मोल फ्रैक्शन। डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखना, जब कभी भी फ्रैक्शन की बात आए तो फ्रैक्शन हमेशा 1 के सापेक्ष देखा जाता है, 1 के सापेक्ष। और जब परसेंटेज की बात आती है तो हमेशा हम उसको 100 के सापेक्ष देखते हैं, 100 के सापेक्ष देखते हैं। तो यहाँ पर 1 के सापेक्ष यानी फ्रैक्शन की बात हमेशा 1 के सापेक्ष देखा जाएगा। ठीक है, तो हम सभी लोग अब यहाँ पर इसको कैसे परिभाषित करेंगे, इसके लिए आइए आपको हम एक ग्राउंड तैयार कराते हैं। एक ग्राउंड आप बना लीजिए। और मैंने आपको इस शुरुआती लेक्चर में बता दिया था कि हम ऐसे विलयन की बात करने चल रहे हैं जो बाइनरी विलयन है, अर्थात इसमें केवल 2 अवयव ही उपस्थित होंगे, उन्हीं की बात हमको करनी है। तो हम एक ऐसे बाइनरी मिक्सचर को लेने चल रहे हैं, बाइनरी सॉल्यूशन को लेने चल रहे हैं, द्विअंगी विलयन को लेने चल रहे हैं, जिसमें हम काल्पनिक 2 अवयव मान लिए हैं और वो काल्पनिक अवयव आपके द्वारा अपना विचार बनाया जा सकता है। कोई भी 2 अवयव आपके द्वारा वो दिया जा सकता है। इसको एक्सप्लेन करते समय, इसको किसी को बताते समय कोई भी 2 अवयव आप ले लीजिए। तो हमने यहाँ पर जो अवयव की बात करने चल रहा है, तो आइए देखते हैं। माना माना एक द्विअंगी विलयन में ए तथा बी, ए तथा बी 2 अवयव, कंपोनेंट, 2 अवयव, 2 अवयव उपस्थित हैं, उपस्थित हैं। ठीक, 2 अवयव हो गए। 2 अवयव का मतलब हो गया कि हमारा विलयन कैसा हो गया, वो बाइनरी हो गया, द्विअंगी हो गया। और उस विलयन में अब हम कैसे मूल प्रभाज की बात करेंगे, देखो जरा। यदि अवयव ए के मोलों की संख्या क्या हो जाए, बराबर Na हो जाए। ठीक है, ये नोटेशन दिया मैंने, Na। अवयव बी के मोलों की संख्या बराबर NaB। ये 2 अवयव लिया, दोनों अवयव के मोलों की संख्या को हम लोग क्या किए, एक कल्पना में ला दिया कि हमारे पास ये मोलों की संख्या है। ठीक है,
मोल क्या है? मोल अगर कोई भी आपसे पूछता है तो आप बोल दीजिए पदार्थ के मात्रा का मात्रक है। पदार्थ के मात्रा का मात्रक है ये, यानी पदार्थ के मात्रा को हम मोल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये मोल हमने मान लिया। ए का मोल ये है, बी का मोल ये है। तो आप देखो, दो अवयव एक साथ मिले हुए हैं, दोनों अवयव जो है एक ही विलयन में उपस्थित है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा? कुल विलयन के मोलों की संख्या आपको ज्ञात हो गई, यहां पर हो जाएगा विलयन के कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ दीजिए आप, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। इस रूप में आप सभी लोग कुल मोलों की संख्या को निकालिए। कुल मोल आपके पास आ गए। जब कुल मोलों की संख्या आपके पास आ गई तो अब आप क्या करोगे? किसी एक अवयव के मोलों की संख्या को विलयन के कुल मोलों की संख्या से क्या कर देंगे? आप भाग दे देंगे। ठीक है, यानी एक अवयव के मोलों की संख्या कुल मोलों की संख्या के अनुपात, ऐसे कहोगे आप। किसी विलयन में उपस्थित एक अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल प्रभाज कहते हैं। उस अवयव का क्या कहते हैं? मूल प्रभाज कहते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास अगर मैं कहूं कि ए का मूल प्रभाज हमने लिखा चाई ए। नोटेशन इसका चाई ए है, पढ़ने के लिए एक्स ए पढ़ देते हैं, लेकिन नोटेशन क्या है? चाई ए। तो चाई ए बराबर ए के मूलों की संख्या। ए के मूलों की संख्या कितनी है? एन ए है। तो ए के मूलों की संख्या एन ए है, तो एन ए डिवाइडेड बाई कुल मूलों की संख्या एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। ये एक अवयव का मूल प्रभाज आपके पास ज्ञात हो गया। तो अब यहां पर अगर आप इसको सेट करो, किसी एक अवयव के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को क्या कह रहे हैं? उस अवयव का मूल प्रभाज। अगर ये बातें आपको समझ में आई तो इसी तरीके से आप दूसरा लिख सकते हो, बी का मूल प्रभाज चाई बी बराबर क्या हो जाएगा? बी के मूलों की संख्या। बी के मूलों की संख्या हो जाएगी, यानी हमारा एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी के रूप में हो जाएगा। इस तरीके से आप दोनों के मूल प्रभाज को क्या किया? परिभाषित कर लिया। दोनों के मूल प्रभाज आपके पास आ गए। ए का मूल प्रभाज आ गया, बी का मूल प्रभाज आ गया। अब अगर दोनों को मिलाकर के बातें अगर समझ में आ गई है गणितीय रूप से, तो आप इसका सैद्धांतिक सैद्धांतिक मीनिंग लिख सकते हो, जिसको हम परिभाषा कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा जा सकता है, अतः आपके द्वारा इसका परिभाषा लिखा जा सकता है, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित किसी अवयव के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या। विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस अवयव का मूल प्रभाज कहते हैं। ये देखो परिभाषा आ गया। कोई एक अवयव ले लो, उसके मूलों की संख्या ले लो और कुल मूलों की संख्या से क्या करो? आप भाग दे दो। उस व्यक्तिगत अवयव का क्या मिल जाएगा? मूल प्रभाज आपको ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप जरा देखें, यहाँ थोड़ा सा और इसको बदला जाए। हमारे पास मूल अगर ज्ञात है तो हम मूल के रूप में मूल प्रभाज निकाल लिए। लेकिन अगर मूल ज्ञात नहीं है
तब आप क्या करोगे? अगर मोल ज्ञात नहीं है तब कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए भी आप देखिए रास्ता। चूंकि n बराबर होता है W अपान m, n बराबर क्या होता है? W अपान m, यानी कि मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास इन ग्राम पर मोल। ठीक है, ध्यान रखना, मास इन ग्राम और मोलर मास ग्राम पर मोल। मैं यहां हिंट कर दे रहा हूं, ये क्या है? द्रव्यमान। द्रव्यमान किसमें? ग्राम में। ठीक, ये क्या है? ये मोलर द्रव्यमान है। मोलर द्रव्यमान किसमें? मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में। ठीक है, ग्राम पर मोल में, ये मोलर द्रव्यमान। ये दोनों का इंडिकेशन दे दिया मैंने। अगर आपके पास ये बात क्लियर हो गई कि एन यानी मोलों की संख्या आप कैसे निकाल रहे हो, तब आप इसे आराम से इन फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए जरा आप। आइए, तो हम लिख सकते हैं एन ए इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू ए अपान एम ए होगा। एन बी इज इक्वल टू क्या होगा? डब्ल्यू बी अपान एम बी होगा। स्वाभाविक है भाई कि एक अवयव का अगर मोलों की संख्या निकालना है, उस अवयव का ग्राम में द्रव्यमान, उस अवयव का मोलर द्रव्यमान ग्राम पर मोल में, तो दोनों देखो, यहाँ ग्राम, यहाँ ग्राम है, यहाँ ग्राम पर मोल है, तो ये ग्राम ग्राम क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या मिला? पर मोल, यहाँ ऊपर ले जाओगे मोल के रूप में, वही निकाल रहे हो आप, मोल आपके पास मिल गया। ठीक है, तो अब ये मोल अगर आपको निकल गया तो फिर आप क्या कर सकते हैं, जरा आगे देखो। तो हम लिख सकते हैं क्या? चाई ए इज इक्वल टू क्या था? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी के रूप में था। हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या? डब्ल्यू ए अपान एम ए, फिर डब्ल्यू ए अपान एम ए, डब्ल्यू बी अपान एम बी के रूप में हो गया। ये चाई ए निकल गया, यानी कि आपके सामने क्या आ गया? ए का मूल प्रभाज इस रूप में आ गया। अगर आपको द्रव्यमान दिया हुआ है और अवयव का नाम दिया हुआ है, अवयव के नाम से उसका हम निकाल लेंगे फार्मूला। फार्मूला जब मिल जाएगा तो उसके आधार पर निकाल लेंगे उसका मोलर द्रव्यमान, और हमको ये W और M की वैल्यू मिल जाएगी और उससे हम N निकाल दिए। ऐसे ही अगर मैं कहूं चाई बी इज इक्वल टू आपका, तो चाई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? डब्ल्यू बी एम बी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए एम ए प्लस डब्ल्यू बी एम बी के रूप में आ गया। ये देखो, इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप मूल प्रभाज को निकाल सकते हो। आराम से आपके द्वारा मूल प्रभाज का मान निकाला जा सकता है। लेकिन जरा आप देखिए, चाई ए और चाई बी दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? वो सेम है। दोनों का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम गणितीय रूप से एक बात ये कह सकते हैं, और रियली ये हम प्रूव करके भी दिखाते भी हैं। ये कह सकते हैं कि चाई ए प्लस चाई बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहां से भी देखिए एक रास्ता ओपन हो गया। अगर इन दोनों में से किसी एक को निकाल लिया जाए तो हम सभी लोग दूसरे के मान को निकाल सकते हैं। हमें इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ सकता है। हम एक का मूल प्रभाज निकाल लें और उस मूल प्रभाज को, जैसे मान लीजिए आपने बी का निकाल लिया, ए का निकालना है, तो चाई ए इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1 माइनस चाई बी के रूप में आपके द्वारा ये निकाला जा सकता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग निकाल सकते हो क्या? मूल प्रभाज किसी एक अवयव का निकालने के बाद दूसरे का यहां से डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ये मूल प्रभाज निकालने का तरीका आपके पास है। अब जब ये मूल प्रभाज आप निकाले, मूल प्रभाज का कल्पना आपने किया, और मैंने बोला कि हमने दो अवयव की बात यहाँ पर किया हुआ है, दो अवयव के आधार पर हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं। दोनों अवयव को मैंने काल्पनिक तौर पर ये मान लिया, और मानने के बाद मैंने दोनों के मूल प्रभाज को आपके सामने रखा। मूल प्रभाज की गणना कैसे करना है वो मैंने आपके सामने रखा। अगर मूलों की संख्या दिया हुआ है तो पहले वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। अगर मूलों की संख्या नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, पदार्थ का नाम दिया हुआ है, तो उसके आधार पर आप उसके मूलों को यहाँ से इसमें बदलोगे, यानी द्रव्यमान और मूलर द्रव्यमान में बदलोगे, और सीधे आप चाई ए और चाई बी अर्थात उन अवयवों के मूल प्रभाज की गणना कर हो।
जैसे अगर मैं कहूं यहाँ पर मेरे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल तथा पानी, एथिल अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में, एथिल अल्कोहल तथा पानी के मिश्रण में 92 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 180 ग्राम पानी उपस्थित हैं। ठीक है, उपस्थित हैं। क्या है देख लीजिए, आपके पास दो अवयव आ गए, दो अवयव का नाम आ गया, एथिल अल्कोहल का नाम आ गया, पानी का नाम आ गया। एथिल अल्कोहल का 92 ग्राम है, पानी आपका 180 ग्राम उपस्थित है, इसमें उस विलयन में। तो आप कह रहा है एथिल अल्कोहल तथा पानी के मोल प्रभाजों की गणना की, दोनों के मूल प्रभाजों की गणना करनी है आपको। ठीक है, तो अब वो गणना कैसे करोगे, देख लीजिए यहाँ पर फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है, कोई नया लफड़ा आपको नहीं पैदा करना है। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आप देख लीजिए, एक 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 सॉल्व करने का तरीका सीख लो। इसका हल कैसे करेंगे, इसका हल कैसे करना है, दिया है, दिया है, क्या दिया है जरा देखो आप यहाँ पर, क्या आपके पास दिया हुआ है, वही दिया हुआ है, लिख लीजिए। एथिल अल्कोहल का द्रव्यमान बराबर 92 ग्राम दिया है। ठीक, क्योंकि एथिल अल्कोहल दिया है, एथिल अल्कोहल का मतलब C2H5OH, तो C2H5OH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बराबर, देखो जी, 2 × 12 हो गया कार्बन का, 5 और 6 आपका ये 6 × 1 हो गया हाइड्रोजन का, और प्लस आपका 16 हो गया ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप 24 हो गया, 12 × 24, 36 और 6 46, 46 ग्राम इसका मात्रक क्या लिखोगे, पर मोल लिखोगे, ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम प्रति मोल आपका हो गया। ये एथिल अल्कोहल की कहानी आपने बनाया। अब उसके बाद ऐसे ही आप क्या करो, वाटर का बनाओ, पानी का द्रव्यमान बराबर कितना है, 180 ग्राम है। पानी का सूत्र बताइए, H2O, H2O का मोलर द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन का 16, यानी 18 ग्राम पर मोल हो गया ये। ठीक है, ये हो गया जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ आपने लिख लिया। अब सीधे लगाओगे अतः, क्या लगाओगे, चाई H2O, चाई H2O का मतलब WH2O अपान MH2O डिवाइडेड बाई WH2O MH2O। बोलो भाई, यहां पर इसके उसके बाद फिर यहां पर WC2H5OH अपान MC2H5OH। ठीक है, ये निकल गया। अब रखो मान, हमारे पास क्या आएगा, चाई H2O इज इक्वल टू, इसका W कितना है, 180 ग्राम है, और ये कितना है, 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, पर मोल डिवाइडेड बाई, यहां पर क्या हो गया,
180 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल प्लस यहाँ कितना है 92 ग्राम डिवाइडेड बाई 46 ग्राम पर मोल हो गया। ठीक है, यहाँ देखो ग्राम पर मोल सब में मात्रक वही है, ग्राम पर मोल आपका सबका मात्रक वही है, ये दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर जो भी यूनिट आपके पास दिखाई दे रही सभी यूनिट क्या हो जाएंगी, वो कैंसल्ड हो जाएंगी। अब यहाँ देखें कितना आ रहा है, यहाँ हो गया 10 हो गया, यहाँ हो गया 10, यहाँ हो गया 2, कितना हो गया 10 और 10 2 12 हो गया, 10/12 हो गया। तो 10/12 अगर आपके पास एक का निकल गया दूसरे का वैसे निकाल लो, या फिर आप क्या करो चाई C2H5OH इज इक्वल टू, अब एथिल अल्कोहल ऊपर हो जाएगा यानी 92 ग्राम डिवाइडेड बाई 46 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाई 180 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 ग्राम पर मोल प्लस 92 ग्राम डिवाइडेड बाई 46 ग्राम पर मोल, ये आ गया। अब सब वही कहानी फिर बन गई, यहाँ पर यहाँ कितना हो गया ये 2 हो गया, तो 2/12 आपके पास आ गया, सभी यूनिट क्या होंगी कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास मिल गया 2/12। अब वास्तव में आपका ये न्यूमेरिकल सही है या गलत है, इसके लिए कैसे जस्टिफाई करोगे आप? इसको जस्टिफाई करने का तरीका मैंने आपको बताया कि हम क्या करें, चाई H2O प्लस चाई C2H5, ठीक है, OH इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। वैल्यू रखो यहाँ पर 10/12 प्लस 2/12 इज इक्वल टू आपका 1, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इस तरीके से आपके द्वारा सॉल्व किया गया न्यूमेरिकल इज करेक्ट। हमेशा आप सभी लोग मोल फ्रैक्शन को, मोल प्रभाज को कैलकुलेट करते समय दो तरीका आपके पास है। यदि मोलों की संख्या दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए, मोलों की संख्या नहीं दिया हुआ है, पदार्थ का द्रव्यमान दिया हुआ है और उसके बाद उसका नाम दिया हुआ है, तो नाम से फार्मूला बनेगा, फार्मूला से मोलर द्रव्यमान बनेगा और वहां से आप जो है उसको डायरेक्ट अप्लाई करके मोल प्रभाज की गणना कर सकते हो। इस लेक्चर में हम इसी पर स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में और सांद्रता के व्यक्त करने के तरीके के बारे में डिस्कस किया जाएगा।